प्रीवियस वाला वीडियोस में हमने रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसको हमने ओम्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा, और उसके साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कंसेप्ट के माध्यम से भी हमने उसको सीखा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है और वो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओम्स लॉ के माध्यम से तो फैक्टर मालूम नहीं चल रहे थे, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट के माध्यम से, है ना, जब हमने रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला निकाला था तो उसमें आया था R इक्वल्स टू ml डिवाइडेड बाय NA स्क्वायर टाउ। ये हमारा फॉर्मूला निकला था अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट। सिमिलरली यदि हम ओम्स लॉ के हिसाब से माने तो R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I, ये हो गया हमारा निकल गया फॉर्मूला, है ना, ऑफ रेजिस्टेंस। बट ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, वो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या स्पेशल फैक्टर्स है ना, जो कि एक मटेरियल का रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये हर कंडक्टर का अपना अपना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसके माध्यम से, है ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट का करंट को अपने थ्रू से पास करने के लिए अलाउ करते हैं। या सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपने थ्रू से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहेगा उस मटेरियल के थ्रू से, तो मटेरियल खुद ही क्या करता है, कुछ अपोजिशन देता है, रेस्ट्रिक्शन मिलता है, क्योंकि आई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे तो जो केटायंस अंदर बने रहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन सरफेस में आ गया है, उनके साथ कोलिजन के चक्कर में इनका स्पीड जो है कम हो जाता है, और उसी कारण से, है ना, एक रेजिस्टेंस फील होता है कि जितना करंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, उससे कम हो रहा है। तो वो रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट का वैल्यू को रिड्यूस करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट सर्किट में आ जाएगा फॉर द सेम पोटेंशियल। ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो नॉर्मली, है ना, ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो क्या होता है, m दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कोई भी मटेरियल ले लो, उसका जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसका मास तो थोड़ी चेंज होने वाला है। मतलब ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं मास जो है इलेक्ट्रॉन का सभी मटेरियल में सेम रहेगा। एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। यदि हम एक काम कर सकते हैं कि गोल्ड लें तो अच्छा मेटल होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल जो ज्यादा रहेगा। सिमिलरली यदि बुरा मेटल लेते हैं, मतलब उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो एन का वैल्यू जरा सा कम दिखाएगा। तो वो मटेरियल टू मटेरियल अलग हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारा हाथ में है, लेंथ ये हमारा हाथ में, हम कितना साइज का कंडक्टर लेने वाले हैं, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सिलेक्ट करने वाले हैं, ये तो हमारे कंट्रोल के अंदर में है। सिमिलरली ई ये फिक्स्ड होता है, और टाउ, ठीक है, टाउ जो होता है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, टाउ का वैल्यू उतना कम, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने से क्या होगा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों का रहेगा, और ज्यादा थर्मल वेलोसिटी मतलब बहुत जल्दी ही टकरा जाएंगे, कोलाइजन हो जाएंगे, क्योंकि टाउ इज कॉल्ड बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम। मतलब यदि मैं बेसिकली देखूं, m फिक्स्ड हो गया, ठीक है, m फिक्स्ड हो गया, n को हम फिक्स कर सकते हैं जब हम गिवन मटेरियल, मैंने मटेरियल का नाम बता दिया, गोल्ड है या सिल्वर है, गिवन मटेरियल मैंने नाम ले लिया तो n का वैल्यू भी फिक्स्ड हो जाएगा। a को हम, यदि मैं बोला कि नहीं हम जो कंडक्टर लेने वाले हैं, अच्छा a को जरा देखते हैं, e ये फिक्स्ड है, और यदि मैं टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो टाउ भी फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब यदि मैं क्या करने वाला हूं कि गिवन टेम्परेचर ले जाने वाला हूं और एक गिवन मटेरियल ले जाने वाला हूं। एक गिवन टेम्परेचर, जैसा मैं बोला टेम्परेचर को लेटेस्ट 300 केल्विन ले जाता हूं, और टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो टाउ का वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू फिक्स्ड हो जाएंगे। और मैं गिवन मटेरियल ले लिया, जैसा गोल्ड सिल्वर, नाम मैंने बता दिया कि मैं गोल्ड का वायर यूज कर रहा हूँ, किसका यूज कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से एन भी फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर एंड एट फॉर ए गिवन मटेरियल तुम्हारा क्या हो जाएंगे, एम, ठीक है, ये हो गया ई, एन और टाउ, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं आर इज इक्वल्स टू, ये सबको मिला ले रहा हूं, एम को, है ना, डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद ई स्क्वायर, एम एन ई स्क्वायर, और क्योंकि टेम्परेचर फिक्स्ड है तो इसको भी हम भी काम करते हैं, टाउ को भी कांस्टेंट ले लेते हैं। मतलब ये सब क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाने वाले हैं। बच गया कितना हो गया, एल डिवाइडेड बाय ए। मैं क्या बोला, मैं फिर से बोल देता हूं, m तो ऐसे ही कांस्टेंट है, n का वैल्यू क्यों फिक्स्ड हो गया, क्योंकि मैंने मटेरियल का नाम बता दिया है, मटेरियल गिवन ले लिया हूं, जैसा गोल्ड सिल्वर मैं नाम ले लूंगा तो उसके साथ में ये मतलब गिवन मटेरियल का बारे में बता दिया तो उसका n का वैल्यू फिक्स्ड होता है।
तो एन फिक्स्ड हो गया, टाउ जब टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया तो टाउ फिक्स्ड हो गया। मतलब रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन उसमें से मैंने कुछ फैक्टर को हमने कांस्टेंट रख लिया, जैसा टेम्परेचर के बारे में बता दिया, नंबर और मटेरियल के बारे में बता देते, साथ में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हो गया, जिसके कारण ये सारे क्वांटिटी फिक्स्ड हो गए। मतलब मैं ये सबको मिला करके कांस्टेंट इमेजिन कर सकता हूं। मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है यदि ऐसा होता है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देखो सीधा सीधा हो जा रहा है, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जा रहा है। मतलब यदि मैं बोला एट ए गिवन टेम्परेचर एंड फॉर ए गिवन मटेरियल, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड फॉर ए गिवन मटेरियल यदि मैं बोलूं तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, गिवन टेम्परेचर से गिवन टेम्परेचर टाउ फिक्स्ड हो गया और गिवन मटेरियल बोल दिया तो इसका एन फिक्स्ड हो गया। उस कारण से उस केसेस में रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं जितना ज्यादा लेंथ हम मटेरियल का लेंगे, है ना, जैसे मैं बोला सिल्वर का इतना बड़ा लेंथ है और सिल्वर का इतना बड़ा ले लिया, तो जितना बड़ा लेंथ का लगेगा, सिल्वर में दोनों ही लिया हूं, ठीक है, ये भी सिल्वर है और बड़ा सा लेंथ का मैं सिल्वर लिया हूं, तो छोटा लेंथ वाला का रेजिस्टेंस कम रहेगा, बड़ा लेंथ वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि सिल्वर बोल दिया हूं और मैंने बोला 25 या 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बोल दिया हूं, तो ये सब फैक्टर कांस्टेंट हो गए। अब बच गया एल और ए, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए जो कि हमारा कंट्रोल में, हम चाहे तो लेंथ कम बेसी कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस, है ना, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जैसे थिकनेस वो डिसाइड करता है। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो पतला वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस ज्यादा है तो मोटा वायर हो जाएगा। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है वो भी हमारा क्या होता है ना, उसके साथ में तुम्हारा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब यहां से हमने एक आउटकम निकाला, फॉर ए गिवन मटेरियल एंड फॉर ए गिवन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। मतलब जब मैं बोलूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, ये चीज को जरा जस्टिफाई करना है, मतलब इसको जरा सा एक्सप्लेन करना है क्यों ऐसा हो रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा होगा। कारण ये है, यदि लंबा वायर हम मान लो छोटा सा एक वायर लेते हैं, एक लंबा वायर लेते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने दो वायर सेम मटेरियल के ले लिया, ये भी गोल्ड है मान के चलो, ये भी गोल्ड है, या ये भी सिल्वर है तो ये भी सिल्वर है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने फिक्स ले लिया है, तो खाली लेंथ का डिफरेंस है दोनों में। तो मैं बोलूंगा ज्यादा लेंथ वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम लेंथ वाला का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो हमने बोला ठीक है ज्यादा लेंथ वाला का रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्वेशन से ऐसा निकल रहा है कि जिसका ज्यादा लेंथ रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। लेकिन हमको जरा थियोरेटिकली समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। यदि थियोरेटिकली समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है तो एक रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में याद रखना कोलाइड करते करते आगे बढ़ता है, तो जितना लंबा सफर रहेगा या जितना लंबा वायर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, कोलिजन मिलने वाले, क्योंकि बहुत सारा आयन हो जाएंगे और उसके साथ में उसको डेफिनेटली ज्यादा ही कोलिजन करके निकलना पड़ेगा। तो क्योंकि लंबा वायर हो जाता है इस केस में होता यह है कि इनको ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, जबकि इतना बड़ा सेक्शन यदि वायर का लिए है तो इसमें हम लोग को वही इलेक्ट्रॉन को कम नंबर ऑफ कोलिजन करके आगे जाना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम मटेरियल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले गए हैं, मटेरियल सेम हो जाने से बाकी सारे क्वांटिटी फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, टेम्परेचर में फिक्स ऑलरेडी कर रखा हूं, तो इसके कारण से हमारा क्या होगा, इसका ज्यादा लंबा वायर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएंगे और ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होने के कारण है ना हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि यदि सारे क्वांटिटी फिक्स्ड है, खाली लेंथ ही वेरिएबल है, तो इन दैट केस जिसका बड़ा लेंथ रहा होगा उसमें ज्यादा कोलिजन हो रहा है, दैट्स व्हाई उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है। जिसका कम लेंथ रहा होगा उसमें कम नंबर ऑफ कोलिजन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसका रेजिस्टेंस भी कम रहा होगा। अब चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जरा समझ लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक काम करते हैं, सेम लेंथ रखते हैं। मैं बोला एक काम करता हूं, गोल्ड का ही ले लेता हूं या सिल्वर ले लेते हैं। सिल्वर का मैंने क्या किया, दो वायर लिया हूं, लेंथ दोनों का सेम रखा हूं। अच्छा, सिल्वर बोल दिया तो क्या क्या फिक्स हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हो गया क्योंकि मटेरियल दोनों सेम है। उसके बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिक्स्ड होते हैं, तो उसके बाद में ई चार्ज वो भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स कर रखा हूं तो टाउ फिक्स्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद में लेंथ भी दोनों का सेम रखा हूं तो लेंथ भी फिक्स्ड हो गया, मतलब सारे कांस्टेंट हो गए, बच गया ए। तो यहां पे ये बोलता है कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा
उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। मतलब पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। इसी के लिए है ना, ट्रांसमिशन वायर जो हमारा मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे मान लो जहां पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से हमको मान लो यूज जहां पे डोमेस्टिक यूज हो रहा है वहां तक यदि हमको या दूर दूर तक सप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो हम मोटा वायर का ज्यादा यूज करते हैं। इसका कारण होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जितना मोटा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पावर लॉस कम होता है एक्चुअल में। दैट्स व्हाई जितना भी ट्रांसमिशन वायर होता है सबको ज्यादा थिक वायर को यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है, बोलेंगे जितना एरिया ऑफ क्रॉस ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है। बोला इसको जस्टिफाई करो कैसा, तो मैंने क्या किया, सेम मटेरियल का मान लो सिल्वर या कॉपर जो भी लेना है, सेम मटेरियल का 2 वायर लिया हूं, खाली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग हो गया तो क्या हो गया समझ लेते हैं। यदि इसको ऐसा समझ सकते हो, ज्यादा मोटा वायर है मान के चलो, तो इन दैट केस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए दूर दूर एक्चुअली में आयन मिलने वाले हैं। जब बहुत ही पतला वायर रहा होगा तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बहुत नजदीक नजदीक में चार्ज आयंस मिलेंगे, जिसके चक्कर में कोलिजन ज्यादा होने वाला है। मतलब पतला एरिया क्रॉस सेक्शन वाला लेते हो तो इस केस में क्या होंगे, जो आयंस रहेंगे अंदर की तरफ, जो पॉजिटिव आयंस रहे होंगे बहुत नजदीक नजदीक में रह जाएंगे, क्योंकि कंजस्टेड जगह कम है। इसके चक्कर में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा कोलिजन सफल करना पड़ रहा है। जबकि सेम लेंथ है, इसमें हमको रेजिस्टेंस कम मिल जा रहा है, क्योंकि आयनों के बीच में इसमें क्या होता है, काफी गैप रहता है। इसके चक्कर में यहाँ मोटा हो गया ना, तो ज्यादा ही गैप में आयंस प्रेजेंट रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उतना कोलिजन नहीं कर पाता है। जितना इसमें ज्यादा कोलिजन होता है, इसमें जरा कम कोलिजन होता है। तो इस कारण से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होना मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थिक वायर लोग का रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, जबकि पतला वायर जितना रहेगा, थिन वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने सीखा कि रेजिस्टेंस, यदि ये सारे क्वांटिटी फिक्स्ड है, मटेरियल फिक्स ले लिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, तो तुम्हारा फिर रेजिस्टेंस खाली लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट यदि मैं दोनों इक्वेशन को मिलाऊं, देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये था, ये सेकंड इक्वेशन है ना। हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दैट मींस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये दोनों का प्रोडक्ट L डिवाइडेड बाय A। राइट लेफ्ट एक बार लिखा जाएगा, राइट मल्टीप्लाई हो जाता है ना। उसके बाद में R इक्वल टू एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, दैट इज रो, प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट जोड़ा रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर आया है जरा ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पे जो रो हमने यहाँ पे यूज किया है, दिस इज बेसिकली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड है ना रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। फिर से बोल दे रहा हूं, जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि फॉर ए गिवन मटेरियल and for a given temperature the resistance of the material is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section of that conductor. That means यदि दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के बाद में R इक्वल्स टू एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, और एक कांस्टेंट बुक में यूज किया गया है रो, दैट्स व्हाई मैं भी रो यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, रो L by A। हियर रो इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसको और बोल सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी निकालो तो रो इक्वल्स टू कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाय L। रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय L। ये हो गया रो का मतलब हो गया R इंटू ए डिवाइडेड बाय L। अच्छा, ये इसको दो नाम दिया गया है, एक बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या इसको हम सिंपली बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है 2 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसको जरा डिफाइन करते हैं। देखो तो क्या हो गया, रो इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, R इंटू ए डिवाइडेड बाय L। इसका यदि मैं डिफाइन करूं तो देखो एकदम आसान चीज है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि मैं इसको 1 यूनिट ले लूं, 1 यूनिट ले लूं मतलब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूं, और लेंथ को भी यूनिट ले लूं, यूनिट का मतलब 1, मतलब मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं और लेंथ को 1 मीटर ले लेता हूं। मतलब जो कंडक्टर मेरे पास अवेलेबल है या जो मटेरियल हमने लिया हुआ है, ये मटेरियल हमने नाम दे दिया, मतलब कॉपर या टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो इस इन दैट केस ये तो बाकी सारे क्वांटिटी फिक्स्ड हो गए, मतलब खाली रेजिस्टेंस वहां पे L या A के ऊपर डिपेंड करने वाला है।
ठीक है। अब सवाल ये है कि यदि मैंने इसका लेंथ को भी फिक्स कर दिया, 1 मीटर ले लिया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी फिक्स कर दिया, तो उस केस में क्या हो गया, रेजिस्टिविटी है ना इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये है 1 मीटर स्क्वायर और बाय 1 मीटर। लेंथ को मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया हूं और लेंथ को 1 मीटर ले लिया हूं। तो अभी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, फिर से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी of a material is defined as the resistance offered by that material of unit length and unit area of cross section। यदि हिंदी में बोले तो एक यूनिट लेंथ वाले मतलब 1 मीटर लेंथ ले लो और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले एक गिवन कंडक्टर को हम लेते हैं, तो वो जितना भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एक गिवन टेम्परेचर में, वही उसका रेजिस्टिविटी रहा होगा। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे मैं बोला व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, तो मैं क्या करने वाला हूं, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन मतलब मैं इसका रेजिस्टेंस ही मेजरमेंट करने वाला हूं आयरन का, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आयरन को एक गिवन डायमेंशन में लाना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, आयरन का एक रॉड बनाना पड़ेगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ 1 मीटर होना चाहिए। मतलब 1 मीटर का लेंथ वाला आयरन लेंगे और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला आयरन लेकर के उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजरमेंट करोगे। जो भी उसका रेजिस्टेंस, मान लो कोई गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री मान लो मैंने फिक्स कर दिया, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा वो उसके लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू रहा होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मैं बोला व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, मान लो कॉपर बोल दिया, तो मैं क्या करने वाला हूं, 1 मीटर का कॉपर का एक पीस लेने वाला हूं, वायर लेने वाला हूं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेने वाला हूं। तो 1 मीटर का लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मैंने कॉपर ले लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं, मान लो हमने 25 डिग्री रखा हुआ है, तो उस टेम्परेचर में जो भी रेजिस्टेंस मिल रहा होगा इस मटेरियल का, उस रेजिस्टेंस को हम बोलने वाले हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का फिक्स्ड होता है। जब भी मैं रेजिस्टिविटी बोला तो तुम्हारा दिमाग में एक चीज आना चाहिए, एक गिवन टेम्परेचर फिक्स्ड कर दिया, लेंथ यूनिट लेंथ ऑफ दैट मटेरियल हमको सिलेक्ट करना है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होना चाहिए। मतलब 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला कोई भी वायर ले लो और उसका जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू रहा होगा उसी को उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। मैं इतना बड़ा कॉपर लूं या इतना बड़ा कॉपर लूं या कितने बड़ा साइज का कॉपर का वायर ले लिया, रेजिस्टिविटी बोले तो मेरे को लेंथ से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो हमारा दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि हमको रेजिस्टिविटी मेजरमेंट करने के दौरान उसका लेंथ को 1 मीटर लेना पड़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी जाके उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो भी रहा होगा उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो याद रखना, एक गिवन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये कांस्टेंट होता है ना। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी एक गिवन मटेरियल के लिए फिक्स्ड होगा। मैं बोला इतना बड़ा वायर है और इतना बड़ा वायर है, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। छोटा वायर का रेजिस्टेंस कम रहेगा, बड़ा वायर का लेंथ का ज्यादा लेंथ का रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी तो मटेरियल सेम है, यदि ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है तो छोटा वायर रहे बड़ा वायर रहे मोटा वायर रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमने निकाल के ऑलरेडी रख लेना है। रेजिस्टिविटी क्या बताएंगे, 1 मीटर स्क्वायर का लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर का लंबाई लेना है और उसका रेजिस्टेंस वैल्यू पता लगाना है। उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो आते रहेगा वही उसका रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टिविटी इज बेसिकली मटेरियल स्पेसिफिक, ये मटेरियल का वैल्यू फिक्स होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब मैं बोलूंगा आयरन, तो आयरन का रेजिस्टेंस आयरन का रेजिस्टिविटी एट ए गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला तो वो फिक्स्ड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज लेंथ ब्रेथ कितना भी ले लो। बोला इतना, ये आधा किलो का या आधा मीटर का एक तो आयरन का वायर है, इसका रेजिस्टिविटी क्या रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी नाप के हमने ऑलरेडी रखा होगा, 1 मीटर स्क्वायर का लंबाई एरिया और 1 मीटर का लेंथ का ही जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोला था, फिक्स्ड फॉर मटेरियल होता है। समझ में आया। हाँ, रेजिस्टेंस पूछेगा तो फिर आधा मीटर का अलग रहेगा, 1 मीटर का अलग रहेगा, 3 मीटर का अलग रहेगा, है ना। लेकिन रेजिस्टिविटी वो लेंथ के ऊपर में और ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर of unit length and unit area of cross section at a given temperature and it is fixed, it is material specific basically, material to material vary करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन एक गिवन मटेरियल का कोई भी लेंथ ले लो कोई ब्रेथ ले लो फिक्स होने वाला है। मतलब यदि हम वो पुराना वाला फॉर्मूला से भी निकाले तो रेजिस्टिविटी के लिए हम निकाल सकते हैं
वो जो पुराना फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा हुआ था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, आर इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय, है ना, एन स्क्वायर ए टाउ। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया हूं, मटेरियल फिक्स कर दिया हूं, मतलब आयरन गोल्ड क्या बता दो जो भी है, तो टाउ फिक्स हो गया टेम्परेचर फिक्स करने से, मटेरियल का नाम या मटेरियल फिक्स कर देने से बच गया तुम्हारा क्या, एन फिक्स हो गया। तो एन और टाउ तो ऐसे ही फिक्स हो गया, टेम्परेचर और तुम्हारा मटेरियल का नाम से। यदि मैं उसका डायमेंशन ही फिक्स कर दूं, डायमेंशन मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, चलो इसको इधर ले आते हैं, इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, इसको 1 मीटर लेंथ ले लिया और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो ये भी तो फिक्स हो गया, पूरा सारे क्वांटिटी फिक्स हो गया, मतलब ऑल द क्वांटिटीज आर फिक्स्ड बेसिकली। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आता है, ठीक है, एल को इधर डिवाइड किया, ए को उधर मल्टीप्लाई मारा, देखो तो क्या हो रहा है, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। देखो एल को इधर डिवाइड कर दिया, ए मल्टीप्लाई हो गया, रिमेनिंग क्या बच गया, एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाउ। देखो एम रह गया, एल तो इधर ले आया और ए को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बच गया, इसी को तो रो बोलते हैं, रो इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाउ। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल के ऊपर, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला तो हम ये याद करेंगे, रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, रो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो फिक्स हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स हो जाएगा यदि मैं मटेरियल बता दूं तो, स्क्वायर ये फिक्स ऑलरेडी है, टाउ मतलब यहाँ पे एन और टाउ वेरिएबल हो सकते हैं, मटेरियल चेंज करेंगे तो शायद एन बदल जाएगा, आयरन लो तो एन का वैल्यू अलग रहता है, कोबाल्ट लो तो एन का वैल्यू अलग रहेगा, मतलब ये मटेरियल स्पेसिफिक हो गया। टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग रहेगा, मतलब इट इज बेसिकली मटेरियल स्पेसिफिक एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो शायद तक इसका रेजिस्टिविटी बदल जाएगा एक मटेरियल का। ओके, रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हालांकि फॉर्मूला निकालने में ऐसा फॉर्मूला में आ जा रहा है, बट क्योंकि इसको युवान लेना है और जब भी मैं किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी बोलूंगा तो तुम ऐसे ही समझ लेना कि 1 मीटर का लेंथ रहा होगा और 1 मीटर का स्क्वायर का एरिया रहा होगा और एक गिवन टेम्परेचर में हमने उसका रेजिस्टेंस पता लगाया था, वही उसका रेजिस्टिविटी रहा होगा। क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो इसके बारे में 4-5 पॉइंट, ये पूरा अच्छे से लिख लेना इसको, इसके बारे में 4-5 पॉइंट है, तो 2 फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी ये भी है और ये भी है। क्या क्या रेजिस्टिविटी के बारे में हम पता लगा सकते हैं, तो पहला पॉइंट में डेफिनेशन लिखा जाता है, डेफिनेशन मतलब रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। ये हो गया उसका रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला हमने लिख लिया था, इससे निकाल लिया, वी नो दैट आर इज डायरेक्टली एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए फॉर ए गिवन मटेरियल फॉर ए गिवन टेम्परेचर, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, उसी से हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, रो आर ए बाय एल। एक फॉर्मूला हम इससे भी निकाल लेते हैं, जो अपना नॉर्मल रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा था उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो रो इक्वल्स टू एम बाय एन स्क्वायर, है ना, टाउ। ये हमारा एक फॉर्मूला, ये भी हमारा, तो ये इससे हमको एक चीज क्लियर हो गया कि नहीं, रेजिस्टिविटी जो है वो ओनली मटेरियल स्पेसिफिक है। देखो क्योंकि मटेरियल चेंज करेंगे तो एन का वैल्यू बदलेगा, दिखाई दे रहा है, तो एन का वैल्यू बदलेगा, और टेम्परेचर स्पेसिफिक, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे टाउ भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो ये ओनली मटेरियल डिपेंडेंट होता है। मटेरियल नाम बता दोगे तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है फॉर ए गिवन टेम्परेचर। ओके, तो ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया इसका बारे में और क्या पॉइंट है, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका यूनिट एंड डायमेंशंस। तो पहले देखो डायमेंशन क्या होने वाला, यूनिट क्या होने वाला है, इधर से मालूम चल जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, आर मतलब हो गया रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट हो गया ओम, तो ओम ये हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, एरिया तो मीटर स्क्वायर हो गया और लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर कैंसिल होकर के बन जाएगा मीटर, तो हो जाएगा ओम इंटू मीटर, मतलब इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हो गया इसका डायमेंशन। डायमेंशन तुम खुद से निकाल लेना, डायमेंशन के लिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन डाल देना, एरिया का डायमेंशन डाल देना और लेंथ का डायमेंशन, सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुम्हारा मतलब रेजिस्टिविटी का डायमेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट खाली दिमाग रखना, मटेरियल बोल दिया, गिवन टेम्परेचर बता दिया तो रेजिस्टिविटी फिक्स्ड हो गया, वो मटेरियल का साइज कितना है क्या है वो सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है बड़ा वायर ले लिया छोटा वायर ले लिया तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी फिक्स्ड रहता है एक मटेरियल के लिए।
तो ये हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में हो गया। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट एक क्वांटिटी आता है इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसा रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है ना। रेजिस्टेंस मतलब मटेरियल कितना अपोज कर रहा है करंट को, तो कंडक्टेंस मतलब कितना वो सपोर्ट कर रहा है करंट को। सिमिलर रेजिस्टिविटी मतलब एक गिवन लेंथ का, मतलब यूनिट लेंथ का और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला वायर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका मतलब एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला एक वायर कितना कंडक्टेंस दे रहा है, दैट इज कंडक्टिविटी। तो हम यहां से कंडक्टिविटी के लिए हम लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी के लिए सिंबल होता है, मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के लिए क्या क्या होने वाला है मैं पॉइंट सब लिख दे रहा हूं। पहला हो गया स्टेटमेंट लिखो कंडक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सिग्मा। सिग्मा होता है और फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/ρ, क्योंकि रेसिप्रोकल पर उल्टा है। ठीक है, इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना होगा देखो तो रो 1/ρ की जगह में कितना होगा RA डिवाइडेड बाय L, L को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1/R इंटू L डिवाइडेड बाय A। जरा सा अलग लिख रहा हूं 1/R इंटू L बाय A। अच्छा 1/R को मैं कंडक्टेंस C ऐसा लिख ले रहा हूं, बुक में क्या सिंबल दिया देख लेना जरा सा, L डिवाइडेड बाय A। ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो सकता है। सिमिलरली कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला भी हम इससे निकाल सकते हैं, अपना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट से इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज कितना हो जाएगा n² टाउ बाय तुम्हारा कितना होगा n² टाउ डिवाइडेड बाय m। ये भी हमारा क्या होता है कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन, अच्छा पहले इसका नेचर तो देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, तो उसको उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स। ठीक है, और मीटर इनवर्स इसका डायमेंशन यूनिट हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या उसको MHO मो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ओम इनवर्स को शॉर्ट में मो भी बोला जाता है। और इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का डायमेंशन के उल्टे होंगे। ये भी क्या होता है मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है, एक गिवन मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी का वैल्यू फिक्स्ड पाया जाता है और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, है ना। डिफरेंट कंसेप्ट को मैंने इसके अंदर में, है ना, बताया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये सब जो है बहुत सारा चीज कोर्सेस में तुम्हारा नहीं भी रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर को यदि हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में क्या फर्क मारता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला, तुम खींचो तानो कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी कोई फर्क नहीं मारता है, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक है। नाम खाली बताओ आयरन, तो आयरन का वैल्यू इतना टेम्परेचर में फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है, एक गिवन वैल्यू होता है वाला। लेकिन यदि मान लो हमारे पास में एक वायर है, हेडिंग है स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ कंडक्टर मतलब यदि हमारे पास में एक कंडक्टर है मान के चलो, ठीक है, उसका लेंथ है L है, L1 ले लेता हूं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो फिलहाल A1 है। ठीक है, लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। यदि हम खींच दे तो डेफिनेटली क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, इसको खींचा गया है तो वायर तो पतला होना शुरू करेगा और लेंथ में इंक्रीज होना शुरू करेगा। तो मान लो लेंथ बढ़ गया है और लेंथ हो गया L2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होकर हो गया A2। मतलब ये ओरिजिनल लेंथ हुआ करता था, अब हमने इसको खींच के ऐसा लंबा किया है, हमने आगे से नहीं लिया, हमने इसी को खींचा तो ऐसा बन गया। तो हमको सवाल बोला गया है कि रेजिस्टेंस कैसा वेरी करेगा। मान लो ये इसका पहले वाला का रेजिस्टेंस था R1, टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है, मान लो इसको भी T टेम्परेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको भी T टेम्परेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको भी T टेम्परेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको भी मैं T टेम्परेचर में ही ऑब्जर्व कर रहा हूं। खाली मैंने क्या किया, जो वायर मैंने लिया था उसको जरा सा खींच रखा है, खींच करके स्ट्रेच करके इतना दूर लाया है। अब सवाल है कि इसका रेजिस्टेंस R1, मान लो इसका रेजिस्टेंस R2। तो हम जानते हैं लेंथ के साथ में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग वाला केस में जरा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे क्या होगा। ये खींचने से क्या चेंज नहीं होता है। देखो हमने ये मटेरियल लिया था, इसका जितना वॉल्यूम रहा होगा, यदि हम खींच भी दें तो लेंथ इंक्रीज कर गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया।
तो इसका दो क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। पहला मटेरियल फिक्स्ड है तो इसका पहला रेजिस्टिविटी यदि रो है तो इसका भी रेजिस्टिविटी रो रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं खींचा ताना कुछ भी कर लो, मटेरियल फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, तो रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल का, दोनों एक गिवन मटेरियल का फिक्स्ड रहता है। भले हमने खींच के लंबा वायर कर दिया है, इसी को ही खींच के ऐसा बना दिया है, लेकिन इससे उसको मतलब रेजिस्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस इन दोनों का वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना, इसका जितना वॉल्यूम रहा होगा इसका भी वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने मटेरियल को खींचा हुआ है। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, मतलब हम यहाँ पे दो चीज को बराबर कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल कितना होगा, रो इक्वल्स टू, ठीक है, पहला मटेरियल का लिख रहा हूं खींचने से पहले, R1 रो इक्वल्स टू RA/L, तो A1/L1 पहला मटेरियल का। दूसरा मटेरियल का कितना हो जाएगा, रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R2 A2/L2, क्योंकि मटेरियल हमने खींचने के बावजूद दोनों सेम ही रहा होगा तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो R1 A1/L1 इक्वल्स टू कितना हो गया, R2 A2/L2। ठीक है, R2 A2/L2, मतलब ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने दोनों को इक्वेट किया है, क्या हो गया देखो जरा ध्यान देना, रो क्योंकि दोनों का रो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ बदल चुका है, लेकिन रो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब दिखाई पड़ रहा है तो R1/R2 यदि किया जाए इस इक्वेशन से, R2 को डिवाइड किया, उधर भेजो बाकी सबको, तो L1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो L1/L2 इंटू A2 ठीक है, A2/A1। ठीक है, R1/R2 इक्वल्स टू R1/R2, इसका रेजिस्टेंस बाय इसका रेजिस्टेंस इक्वल्स टू L1/L2 इंटू A1/A2। ठीक है, A2/A1 सॉरी। एक मैंने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला हुआ है। ठीक है, 2 मिनट देख लो, वीडियो की लेंथ का तो बड़ा ज्यादा हो गया। वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, मालूम है एरिया इंटू लेंथ, तो A1 इंटू L1। ठीक है, 2 मिनट देख लो। तो वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L1। सिमिलरली इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना हो गया, इसका भी वॉल्यूम वही रहा होगा, क्योंकि सेम ही मटेरियल खींच के इतना बड़ा कर दिया गया है। तो इसका लेकिन एरिया चेंज हो चुका है, तो A2 इंटू L2। ठीक है, दोनों वॉल्यूम को यदि इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी का इक्वेशन को इक्वेट किया तो ये निकला, और मैं क्या क्या वॉल्यूम का इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो निकल जाएगा कितना होगा, A1/L1 इक्वल्स टू कितना होगा, A2/L2। ठीक है, तो उसमें से एक काम करो, L1/L2 निकाल लो, L1/L2, L1 था इधर L2 डिवाइड कर दिया, इक्वल टू कितना होगा रे, A2/A1। देखो इधर L1/L2 इक्वल्स टू A2/A1, मतलब L1/L2 की जगह में A2/A1 डाल सकते हैं, A2/A1 की जगह में L1/L2 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे डाल देता हूं, तो हमने जो इक्वेशन में निकाला था R1/R2 रेजिस्टेंस का रेशियो, L1/L2 की जगह में या A2/A1 की जगह में, A2/A1 की जगह में L1/L2 डाल रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी L1/L2 है, यहाँ पे भी L1/L2 आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। मतलब क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मटेरियल, ठीक है, बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड मटेरियल खींचने के बाद, सेकंड मटेरियल सेकंड खींचने के बाद से, खींचने से पहले का रेजिस्टेंस बाय खींचने के बाद से रेजिस्टेंस इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। मतलब यदि मैं डायरेक्ट लिखूं, रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का स्क्वायर मिल रहा है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो एक दूसरे का, R1 है तो ऊपर में L1 ही है, R2 है तो नीचे में L2 ही है। मतलब स्क्वायरिंग जो है, मतलब मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल्स टू L का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर के साथ में रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तुम ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो। सिमिलरली A2/A1 का जो वैल्यू, A2/A1 का वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं, सॉरी L1/L2 का यदि वैल्यू पुट कर दूं, तो एक और इक्वेशन मिल सकता है, R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 की जगह A2/A1, मतलब A2/A1 का स्क्वायर। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देखने से ये मिल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन एक दूसरे रेसिप्रोकल चल रहा है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ये स्ट्रेचिंग वाला केस में तुम फिर बाकी का आगे भी इससे आगे एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है।